10 जनवरी 2026 की ये बात है। सहारनपुर से चलकर एक ट्रेन जो कि हरिद्वार की तरफ जा रही थी, उसी ट्रेन के अंदर एक लड़का बैठा हुआ था। एक लड़के के ठीक सामने एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। उस व्यक्ति को देखते हुए उस लड़के ने कुछ रिक्वेस्ट की। रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए, मुझे बहुत ज़रूरी बातचीत करनी है। जैसे ही उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पास अपना कोई फ़ोन नहीं है, क्या तुम अपने से बातचीत कर लो या किसी और से मदद मांग लो, मैं तो फ़ोन नहीं दूंगा। लेकिन लड़के ने जब बार बार रिक्वेस्ट की, आखिरकार उस व्यक्ति का दिल पसीज जाता है और वो अपना फ़ोन दे देता है। जैसे ही वो लड़का उनका फ़ोन लेता है, फ़ोन लेने के बाद वो नंबर लगाता है और वो नंबर लगता है उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ का थाना सरदना लगता है, और सरदना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कपसाड़। कपसाड़ गांव में एक व्यक्ति है जो कि जिसका नाम राजेंद्र कुमार है, जो कि पेशे से डॉक्टर है, हालांकि है झोला छाप। उसी के पास जाकर वो फ़ोन लग जाता है। फ़ोन लगने के बाद उससे बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद उस लड़के ने कहा कि मैं निकल गया हूँ और मैं हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ। बस इतना बताना था। ना तो वो लड़का जानता था कि जिससे वो बातचीत कर रहा है उसके फ़ोन को सर्विलांस पे लगा दिया गया था, और ना ही वो ये जानता था कि जिस नंबर से उसने अभी डायल किया है, ये नंबर भी अब सर्विलांस पे लग जाएगा। पुलिस ने उस डॉक्टर के नंबर को सर्विलांस पे लगाया हुआ था। जो भी बातचीत हुई थी वो सारी बातचीत रिकॉर्ड हो जाती हैं, यानी कि पुलिस वाले इन बातचीत को सुन रहे थे। अगला स्टेशन पड़ता है रुड़की, और रुड़की के जैसे ही पहुंचता है तो मेरठ की पुलिस अब रुड़की की पुलिस से संपर्क करती है, साथ ही सहारनपुर की पुलिस से संपर्क करती है, और तमाम पुलिस फोर्स वहां पे तैनात हो जाती हैं। ट्रेन के आने से पहले ही पुलिस वालों ने उस बोगी को चारों तरफ से घेर लिया। घेरने के बाद उस लड़के ने जिसे अभी फोन किया है, दरअसल पुलिस उसे पकड़ लेती है। पकड़ने के बाद सबसे पहले उसे एक ही सवाल किया जाता है कि लड़की कहाँ है जिसका तुम अपहरण करके अपने साथ लेके आए हो। लड़की भी उसी ट्रेन के अंदर, उसी बोगी के अंदर, उसी के पास में बैठी हुई थी। आखिरकार उस लड़की को भी बरामद कर लिया जाता है। इस लड़की की वजह से ये बात पूरे देश भर में फैल जाती है। सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर जगह जहां देखो वहां पर चर्चाएं हो रही थी। लड़का दरअसल ठाकुर होता है, लड़की दलित समाज की होती है। इस लड़की की मां की हत्या हो जाती है और खबर चलने लगती है कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है। इसके बाद फिर पुलिस की नींद टूट जाती है। लगभग 54 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका था। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस की जो नींद एक तरह से उड़ी हुई थी और सांसें फूली हुई थी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ का थाना लगता है सरदना, और सरदना थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है कपसाड़। कपसाड़ की रहने वाली एक महिला जिसका नाम सुनीता देवी होता है। उम्र जिसकी लगभग 45 साल के आसपास होती है। सुनीता देवी अपनी बेटी रूबी के साथ, जिसकी बेटी की उम्र लगभग 20 साल के आसपास होती है। वो गांव का ही एक व्यक्ति होता है, तरुण जिसका नाम है। उसके खेत में ईख की छिलाई करने के लिए माँ और बेटी आराम से जा रहे थे। रजवाहे के किनारे जो रास्ता है, उस रास्ते पर यूं ही आराम से चल रहे थे, क्योंकि रोज का ही काम था किस तरह से खेतों में काम करने का। इसी बीच में अचानक, ये तारीख थी 8 जनवरी 2026 की, सुबह लगभग 8 बजे के आसपास, जैसे ही ये जा रहे हैं, अचानक ही एक कार आती है, और कार आने के बाद बहुत तेजी के साथ वो कार थी, और माँ और बेटी के पास में आकर कार रुक जाती है। जैसे कार रुकती है, उसके बाद फिर इस गाड़ी के अंदर से एक पारस सोम नाम का एक लड़का निकलता है, साथ ही दूसरा सुनील राजपूत होता है। दोनों कार से उतरते हैं। उतरने के बाद उस लड़की को पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद अपनी कार की तरफ खींचने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही सुनीता देवी ने यह बात देखी, सुनीता देवी को गुस्सा आने लगता है। उसने जितना वो प्रयास कर सकती थी, जितना विरोध कर सकती थी, उस महिला ने उतना ही विरोध करने की कोशिश की। साथ ही वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी। जो आसपास के लोग खेतों में काम कर रहे थे उनसे भी मदद की गुहार लगा रही थी। बार बार कह रही थी कि मेरी बेटी को ये लोग लेके जा रहे हैं, बस हमें किसी तरकीब से बचा लो। माँ बार बार आवाज़ लगा रही है, और उसके बाद वो लड़के उस लड़की को लगातार खींचने की कोशिश कर रहे थे। हद तब हो जाती है जब उन लड़कों ने एक हाथ में फरसा लेकर उस महिला पर वार कर देते हैं। ऐसा एक वार किया जाता है, वो महिला वहीं ज़मीन पर गिर जाती है, और उसको बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है। उस लड़की को पकड़ते हैं, खींचते हैं और अपनी गाड़ी के अंदर बैठाते हैं, और यहाँ से सीधा भागने लगते हैं। लेकिन माँ और बेटी जैसे जैसे आगे जा रही थी, तो कुछ फासले से, थोड़ा दूरी के हिसाब से उसका बेटा भी पीछे पीछे आ रहा था। और बेटा जैसे ही आता है, माँ को अपने उसने गंभीर हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ देखा। काफ़ी मात्रा में तब तक ब्लड बह चुका था। लेकिन इसके बाद फिर वो लड़का भी ज़ोर ज़ोर से चीखता है, चिल्लाता है, लोगों की मदद मांगने की कोशिश कर रहा था। उस लड़के की चीखों को सुनने के बाद आसपास के खेतों पर काम करने वाले लोग भी मौके पर आ जाते हैं, और उस महिला यानी कि सुनीता देवी को गंभीर हालत में यहाँ से हॉस्पिटल के लिए लेके जाते हैं। जैसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उस बेटे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, जिसका नाम नरसी कुमार होता है लड़के का, माँ भैया कहाँ हैं, लेकिन बहन कहाँ है। यानी कि वो बोलने की स्थिति में नहीं थी। वो अपनी बहन के बारे में पूछ रहा था, रूबी के बारे में पूछ रहा था।
बस इतना ही बता पाए कि रूबी को फला फला लेके चले गए हैं और मुझे उन्होंने ही मार दिया है। इस तरह का बेटे को जब माँ ने बयान दिया, माँ को आखिरकार हॉस्पिटल लेके जाते हैं, जो मोदीपुरम का हॉस्पिटल है, वहाँ जाकर एडमिट कराते हैं। और देखते देखते जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे महिला की हालत सीरियस होती चली जाती है। इसी बीच में कोई व्यक्ति आता है और उसने आकर उस नरसी कुमार से पूछा कि क्या मामला है, क्या बात है, तुम्हारी माँ यहाँ पर क्यों एडमिट है, तुम क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो, क्योंकि घर वालों का यहाँ पर लगातार जमघट लगता चला जाता है। उसके बाद उसने रोते हुए कहानी बयां की। उसने कहा कि मेरी माँ को मारा है, मेरी बहन का अपहरण कर लिया है, हम दलित परिवार से हैं, दलित समाज से हैं, और गांव के वो दबंग ठाकुर लोग हैं, उन्होंने हमारे साथ कुछ ऐसा काम किया है। बस इतना था। ये वीडियो बहुत तेजी के साथ इधर उधर जाने लगता है और देखते ही देखते उनके रिश्तेदार, परिवार और बहुत सारी संख्या में लोग पहुंचने लगते हैं। जैसे ही शाम के लगभग 4:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था, ये 8 जनवरी 2026 की ही तारीख थी। उस महिला यानी कि सुनीता देवी ने दम तोड़ दिया। जैसे ही सुनीता देवी ने दम तोड़ा, जो भी उनके परिवार, रिश्तेदार या उनके जान पहचान के लोग आए हुए थे, अब वो बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो जाते हैं। उनका गुस्सा बढ़ जाता है और गुस्सा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि वहां पर जो एम्बुलेंस खड़ी हुई थी हॉस्पिटल के बाहर, उसमें तोड़फोड़ करना शुरू कर देते हैं। तभी पुलिस को फोन किया जाता है ताकि बात और ज्यादा ना बढ़ जाए। इसलिए एसपी देहात अभिजीत सिंह अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं और हंगामा करने वाले लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अब पूरा जो मामला था, पूरा जो माजरा था, वो समझ चुके थे। कपसाड़ गांव की लड़की है, उस गांव लड़की का गांव के ही लड़कों ने अपहरण कर लिया है और मां पर धारदार हथियार से वार कर दिया था, जिसकी वजह से वो गंभीर रूप से घायल हो जाती है और उसके बाद फिर उसकी मौत हो जाती है। घर वालों में इतना ज्यादा गुस्सा था, परिवार के लोगों में इतना ज्यादा गुस्सा था कि उन्होंने सिर्फ 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जो हत्यारे हैं उनको गिरफ्तार करो और जो बेटी है उसको जितनी जल्दी हो सके उसको बरामद करो। लेकिन पुलिस ने कहा कि थोड़ा सा वक्त और दीजिए। उसके बाद भी वक्त बढ़ जाता है, यानी कि 24 से 36 घंटे हो जाता है और 36 घंटे से 72 घंटे हो जाता है। इसके बाद फिर हंगामा करने वाले वो लगातार हंगामा कर रहे हैं, पुलिस वालों ने समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये बात तय हो जाती है कि 85 घंटे के अंदर अंदर अगर लड़की बरामद नहीं हुई और हत्यारे नहीं पकड़े गए तो फिर देखना विरोध कुछ ज़्यादा ही होगा। लेकिन तब तक ये जो वीडियो थी, तब तक ये जो जो हंगामे की सूचना थी, वो चारों तरफ से सोशल मीडिया के माध्यम से तैरनी शुरू हो जाती है कि एक दलित समाज की लड़की का अपहरण कर लिया गया, उसकी माँ की हत्या कर दी गई है। पुलिस पर प्रेशर बढ़ने लगता है और जैसे ही पुलिस पर प्रेशर बढ़ता है, पुलिस इन आरोपियों के घर पहुंचती है और जब जाती है तो वहां पर ताले लगे हुए थे। लेकिन उस लड़के यानी कि पारस सोम जो होता है, उसकी दादी, उसके दादा मौके पर होते हैं। पुलिस अब उनको ही अपने साथ थाने लेके आ जाती है। परिवार के लोगों को जगह जगह तलाश करने की कोशिश कर रही थी, ये बात जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार कहीं से किसी भी तरकीब से वो लड़की बरामद हो जाए, वापिस आ जाए, लड़का वापिस आ जाए, तो कम से कम हंगामा ना हो। इसी बीच में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने भी ट्वीट किया और इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और साथ ही नगीना के सांसद चंद्रशेखर ने एक ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद पूरी कहानी बताते हुए ये कहा कि इस लड़की का अपहरण कर लिया गया है और उसकी मां के साथ इस तरह के हादसे को अंजाम दे दिया गया है। जो भी है उन्होंने इस तरह से जो इनको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। फिर उसके बाद फिर मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता चला जाता है। 9 जनवरी के आते आते ये मामला पूरे प्रदेश भर नहीं बल्कि आसपास के प्रदेशों तक भी पहुंच जाता है। आसपास के प्रदेशों तक ये सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार मामला हाईलाइट होता चला जाता है। और एसएसपी विपिन ताड़ा ने आखिरकार कानून व्यवस्था को संभालने के लिए भारी पुलिस बल गांव में तैनात कर दिया गया। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगा दिया गया और यह भी आदेश कर दिया गया कोई बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। लेकिन क्षेत्रीय विधायक अतुल प्रधान अपनी भारी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाते हैं। उनको पुलिस ने रोकने की तमाम कोशिशें की। 2-2.5 घंटे तक वो धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। आखिरकार 1 घंटे बात करने की अनुमति मिल जाती है। बात करते हैं, परिवार को तसल्ली देते हैं, कहते हैं कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। तभी परिवार ने यह फैसला कर लिया था कि हम जब तक हमारी बेटी वापस लौटकर नहीं आएगी तब तक हम उसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और 30 घंटे के आसपास का समय बीत जाता है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी, आईजी, डीआईजी, एडीजी, तमाम अधिकारी आकर यहाँ पर परिवार को सांत्वना दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या फिर डीजीपी हों, तमाम बड़े बड़े उच्च लेवल के ऑफिसर्स भी इस मामले की पल पर रिपोर्ट ले रहे थे कि कहीं मामला और ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, और परिवार को समझाने की तमाम कोशिश कर रहे थे। परिवार ने कुछ मांगे रखी। मांगों को मानते हुए उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारी पूरी मांगे करेंगे। साथ ही परिवार को 10 लाख रुपए का चेक भी दे दिया जाता है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की तरफ से 3 लाख रुपए की घोषणा कर दी जाती है। क्षेत्रीय विधायक
अतुल प्रधान की तरफ से 2 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। इसके बाद फिर परिवार को लगने लगता है कि प्रशासन काम कर रहा है, पुलिस काम कर रही है, और उसके बाद फिर सुनीता देवी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। और देखते ही देखते फिर ये मामला अगले दिन और भी ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। तारीख 10 जनवरी 2026 आ जाता है, और जैसे इस तारीख आती है उसके बाद फिर चंद्रशेखर आज़ाद जो नगीना के सांसद होते हैं, उन्होंने भी कमर कस ली थी कि इस परिवार को इंसाफ दिलाकर ही रहेंगे और परिवार से बातचीत करेंगे। उन्हें कहीं ना कहीं डर इस बात का भी था, अगर लड़की बरामद भी हो गई तो ऐसा ना हो कि उसको तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, उसके साथ कुछ उसके बयानों में बदलाव किया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि पूरा खेल इसमें रच दिया जाए, और जो भी इस परिवार की जो पीड़ित परिवार है, कहीं पीड़ित परिवार के साथ कहीं गलत ना हो जाए। इसलिए वो मिलना चाह रहे थे। और जैसे ये बात पता चलती है उत्तर प्रदेश की पुलिस को, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस की भी सांसें फूल जाती हैं। दिल्ली से लेकर और भोजपुरा थाने जो गाजियाबाद में लगता है, वहां तक हंगामा खड़ा हो जाता है। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने भी हिम्मत नहीं हारी, खेतों के रास्ते से लेकर इधर उधर पुल के नीचे होते हुए, जहां पैदल चल सकते थे पैदल चले, जहां बाइक पे बैठ सकते थे बाइक पे बैठे, जहां दौड़ सकते थे वहां दौड़ते हैं। लेकिन पुलिस ने भी हिम्मत नहीं हारी, उन्हें परिवार को मिलने ही नहीं दिया। इसके अलावा एक सांसद और थे, रामजी लाल, जिनको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भेजा था ये देखने के लिए कि आखिरकार क्या मामला है क्या नहीं है, तो उनको भी पुलिस रोक देती है। और एक बार फिर से अतुल प्रधान अपनी पत्नी जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष होती हैं उनके पास साथ जाकर वो मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार नहीं। ऐसा भी आरोप लगने लगता है कि जो बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले नेता हैं उनको तो आसानी से पीड़ित परिवार से मिलने दिया जा रहा है, लेकिन जो और अन्य दलों के नेता हैं उनको किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा है, और पूरे गांव को छावनी बना दिया जाता है। 2.5 किलोमीटर पहले ही बैरिकेडिंग कर दिया जाता है ताकि कोई गांव के अंदर प्रवेश न कर सके। अब लगातार पुलिस और प्रशासन पर दबाव बढ़ रहा था, ना तो लड़की बरामद हो रही थी और ना ही लड़का कहीं मिल रहा था। ऐसे ही करते करते वक्त आगे बढ़ रहा था। उधर जो लड़का होता है जो उस लड़की को लेकर अपने साथ गया है, सबसे पहले वो मुजफ्फरनगर के खतौली पहुंच जाता है, और खतौली से 8 जनवरी को ही वो दिल्ली पहुंचता है, एक होटल में रुकता है, और वहां से निकलने के बाद सीधा गुरुग्राम पहुंच जाता है। गुरुग्राम में वो एक रात अपने किसी दोस्त के यहाँ पर रुकता है। गुरुग्राम से वो सहारनपुर की तरफ जाता है। सहारनपुर में गाँव होता है टपरी, टपरी गांव में शायद बताया जाता है कि वो अपनी बहन के पास रुका था, लेकिन उसे लग रहा था कि लगातार अभी स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। शायद वो भी किसी न किसी माध्यम से सोशल मीडिया पर और अन्य माध्यमों से जहां से खबर लगातार लोगों तक पहुंच रही थी, वहां तक वो भी जानने की कोशिश कर रहा था। उसे लगने लगता है कि मामला लगातार बढ़ता चला जाता है। इसलिए वो सहारनपुर से चलकर जो हरिद्वार के लिए ट्रेन जाती है, 10 जनवरी 2026 की ये बात है, उसने लगभग शाम के आसपास फ़ोन किया था। इसी बीच में जैसे ही गांव के एक व्यक्ति के पास फ़ोन पहुंचता है, उसका नंबर पहले से ही सर्विलांस पे लगा हुआ था। पुलिस सक्रिय हो जाती है, और सक्रिय होने के बाद शाम के लगभग 6:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। रुड़की के रेलवे स्टेशन पर जैसी वो ट्रेन आकर रुकती है, तो पहले से ही वो पूरा स्टेशन छावनी के रूप में तब्दील हो जाता है। आखिरकार उस ट्रेन में जहां जिस बोगी में वो लड़का बैठा हुआ था, जिस नंबर से उसने फ़ोन किया था, उस नंबर को भी तत्काल ही सर्विलांस में लगा दिया जाता है, ताकि उसकी भी लोकेशन आती रहे, कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ताकि उस व्यक्ति से भी पूछा जा सके कि आखिरकार उसने ये फ़ोन क्यों किया है, कैसे किया है, तमाम जो सवाल थे पुलिस के। लेकिन पुलिस की किस्मत बहुत अच्छी थी। जैसे जैसे पुलिस पर लगातार प्रेशर बढ़ रहा था, उस हिसाब से एकदम से पुलिस को एक चमत्कार जैसा हो जाता है। अगर वो लड़का फ़ोन नहीं करता तो शायद वो लड़की बरामद नहीं होती, ना ही वो लड़का आसानी से हाथ लगता। आखिरकार वो लड़का यानी कि पारस सोम भी पकड़ा जाता है, और जिस लड़की का उसने अपहरण किया था रूबी, उसको भी पकड़ लिया जाता है, इनकी बरामद कर लिया जाता है। इसके बाद इनको लेके आते हैं, लड़की को आशा ज्योति केंद्र में रखा जाता है, और उस लड़के से इनकी पारस से लगभग 6 घंटे तक पूछताछ की जाती है। उसके बाद फिर मीडिया में ये बयान चलने लगता है कि 11 जनवरी 2026 को कोर्ट में बयान होंगे, और उस लड़के को कोर्ट में हाजिर किया जाएगा, पेश किया जाएगा। लड़की के जब बयान होते हैं तो वो इतने गोपनीय तरीके से कर लिए जाते हैं कि मीडिया को इस बात की भनक तक नहीं लग पाती। बंद लिफाफे में जो बयान दिए जाते हैं, उसके बाद वो सिर्फ मजिस्ट्रेट के सामने ही खुलेंगे। उसने क्या बोला है क्या नहीं बोला है, बस लोग कयास ही लगा रहे थे कि लड़की ने लड़के के पक्ष में बयान दिए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ और अलग तरह के बयान दिए हैं। लेकिन जो बयान दिए हैं, जो कागज़ में लिखा है, वो मजिस्ट्रेट ही पढ़ सकते हैं, और मजिस्ट्रेट के बाद जब बात आगे जाएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी। लेकिन उधर जो लड़के को कोर्ट में पेश किया जाता है, तो उससे पहले ही मीडिया में एक खबर चलने लगती है कि इंटर कॉलेज में ये लड़का और लड़की दोनों साथ पढ़ते थे, लगभग 3 साल से एक दूसरे के साथ प्रेम संबंध में थे। परिवार में शायद लड़की की माँ को इस बात पर एतराज़ था, वो नहीं चाहती थी कि इस लड़के से उसकी शादी हो या उसके पास जाए या करीब जाए, लेकिन लड़का जिद पर अड़ जाता है।
ऐसी भी जानकारी मिलने लगती है कि कई साल पहले उस लड़के ने अपने पिता पर ही चाकू से हमला कर दिया था। जिद्दी स्वभाव का था, उसने जो पाने की चाहत रख लिया करता था, फिर चाहे कोई कितना ही मना क्यों ना करे, लेकिन वो अपनी जिद के आगे किसी को आने नहीं देता था। यही कारण था कि उसने उसकी मां पर हमला किया और हमला करने के बाद उस लड़की को अपने साथ लेकर चला जाता है। हालांकि जब कोर्ट में जज के सामने उसे पेश किया जाता है तो उसे उसका नाम पूछा जाता है, उसका पता पूछा जाता है, उसके बारे में पूछा जाता है। तभी वो रोते हुए गिड़गिड़ाते कहता है कि साहब मैंने कोई अपराध नहीं किया है, मैंने किसी की हत्या नहीं की है, हमारा रिश्ता सच्चा है, हमारा प्यार सच्चा है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लड़की अपनी मर्जी से मेरे साथ गई थी। भले ही चाहे वो लड़का कुछ भी कह रहा है, लेकिन जो लड़की बयान देगी उन्हीं पर ही पूरा दारोमदार टिका रहेगा। अब लड़की क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है वो एक बंद लिफाफे में पहुंच चुका है। लेकिन जैसे ही मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो गया था, इनके लड़के के गिरफ्तार होने के बाद ये मामला उतनी ही जल्दी ठंडा हो जाएगा। और उसके बाद भले ही चाहे ये लड़का कितनी भी अपने बारे में सफाई देने की कोशिश करे, लेकिन अपहरण का जो मुकदमा है इस पर चलेगा, और साथ ही जिसने हत्या का मुकदमा है इस पर वो भी चलेगा। जो भी इसके साथ थे, चाहे वो सुनील राजपूत हो या अन्य और दो बताए जाते हैं वो भी हो, उनकी जिंदगी भी अब इतनी आसान नहीं है जितनी आसान लग रही है, भले चाहे लड़की इसके पक्ष में ही क्यों ना खड़ी हो जाए। लेकिन जो चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया में आकर बयान दिया, उसने कहा कि मैं बार बार इस परिवार से इसलिए मिलना चाहता था, मैं उस बेटी से इसलिए मिलना चाहता था ताकि कोई उसको डरा के धमका कर उस अपने जैसे बयान ना दिले, ताकि वो अपनी मजबूती से जो परिवार के लोगों के साथ हुआ है वो ईमानदारी से बयान दे। क्या वो बात सही है नहीं है ये तो खैर पुलिस की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। लेकिन लगभग 55 से 60 घंटे के आसपास तक उत्तर प्रदेश पुलिस की नींद पूरी तरह से टूट चुकी थी। आंखें उनकी मलते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं उस लड़की को तलाशने के लिए। लेकिन खुशकिस्मत इतने थे कि आखिरकार लड़के ने फोन कर दिया और वो पकड़ा जाता है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है।